नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इम्यूनोलॉजी की बेसिक डिटेल्स के बारे में, जो फंडामेंटल मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में बात की, जो कि पहला वीडियो था। इस दूसरे वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करना चाहेंगे। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में बात क्यों करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी चीज की हिस्ट्री जो है हमें उसके बारे में बहुत प्रोफाउंड नॉलेज देती है, और मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी का इतिहास पढ़े बिना हम इम्यूनोलॉजी को ढंग से बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो इम्यूनोलॉजी और अदर टॉपिक्स के जो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, और कोरोना जैसा कि हमने देखा है, हमारी जनरेशन ने देखा है, ये एक पेंडेमिक है, यानी वैश्विक महामारी है, यानी एक ऐसा रोग है जो कि पूरे विश्व में फैला है और हमें लगता है कि इससे बहुत जाने गई। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज से पहले हर 100 साल में एक महामारी आई है, और ऐसी एक महामारी से मैं शुरू करना चाहूं इस बात को, जो कि अब तक की सबसे भयानक महामारी रही है और जिसने अब तक की सबसे ज्यादा जाने ली। मैं बात कर रहा हूं स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो चलिए स्मॉल पॉक्स से शुरू करते हैं। स्मॉल पॉक्स बीमारी एग्जैक्टली कब शुरू हुई ऐसा अभी तक नहीं पता है, लेकिन ऐसा जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स है उसके अंदर जो सिम्टम्स लिखे हैं, उसके अंदर जो केसेस लिखे हैं, उस हिसाब से ऐसा माना जाता है कि 3री शताब्दी में ये बीमारी शुरू हुई। फिर 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, और जिस तरह से विश्व में व्यापार बढ़ता गया, जैसे मैं कहूं कि जापान में ये चाइना से व्यापार के थ्रू आई, ठीक है। इसी तरह से बाद में जब अरेबियन कंट्री में जब व्यापार होने लगा तो यूरोप से ही आई, और ऐसे करते करते कम से कम अभी तो हम 1 साल में परेशान हो गए। ये बीमारी कम से कम 5-6 सदियों तक, 5-6 शताब्दियों तक चली। तो जैसा कि मैंने कहा, ये 3री जो शताब्दी है वहां से इसका ओरिजिन लोग मानते हैं, लेकिन सही जो रिकॉर्ड है उसमें ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में इसके लक्षण ज्यादा होने लगे, और ऐसे घूमते घूमते वर्ल्ड वाइड ये 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी तक ये बीमारी जाकर के हुई। और इसका जो खात्मा है स्मॉल पॉक्स का, कोई ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 5-7 साल हुए होंगे कि स्मॉल पॉक्स है वो खत्म हुआ। और इसने इसकी जो फैटेलिटी है, इसकी जो उसके बारे में अगर बात करें तो वो इतनी खतरनाक बीमारी थी कि 10 में से 3 लोग हमेशा मर जाते थे, यानी 30% डेथ रेट थी। अगर हम कोरोना से कंपेयर करें तो हम ये सोचेंगे हम बहुत लकी हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट स्मॉल पॉक्स में इसलिए बिकॉज स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री से ही इम्यूनोलॉजी के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। तो चलिए, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए थुसिडाइडस, उन्होंने 430 बीसी में, 430 बीसी बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में कहीं लिखा, उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने लिखा कि उससे पहले एक बीमारी और आई, प्लेग। स्मॉल पॉक्स से पहले प्लेग आई। तो उन्होंने एक बात कहीं लिखी है कि प्लेग के रोगियों की सेवा केवल वही लोग कर पाए जिनको एक बार प्लेग हुआ और रिकवर हो गई। क्लियर? Who had recovered from plague could nurse the sick people। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनसे प्लेग एक्सपोज हुआ, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। उसके बाद में जैसा कि मैंने कहा 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी में जब चाइना और टर्की के अंदर जब ये महामारी फैली, तो वहां के लोगों को जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा रिकॉर्ड माना जाता है कि वहां पे एक टेक्निक प्रचलित थी जिसे वेल्यूलेशन कहा गया। अब हम ये जानते हैं कि वेल्यूलेशन क्या है। देखिए, वेल्यूलेशन कुछ नहीं है, एक क्रूड प्रैक्टिस है इम्यूनाइज करने की। जिस वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वहां से शुरुआत करता हूं मैं, उसी से रिलेट करता हूं, शुरुआत तो नहीं करूंगा। चाइनीज और टर्क्स के अंदर, टर्की के लोगों के अंदर एक इलाज उन्होंने शुरू किया। उन्होंने क्या किया, जो स्मॉल पॉक्स जो होता था, जिसमें मुंह पे दाने होते थे, वो दानों से मुंह पे पुस्ट्यूल्स, फफोले छोटे छोटे पड़ जाते थे, और उसके बाद जब वो सूख जाते थे तो परमानेंटली दाग रह जाते थे। तो स्मॉल पॉक्स से जिसको हुआ, या तो वो मर गया या फिर जिंदा रहा तो उसके पूरा चेहरा कुरूप हो गया। क्लियर है? तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स जिन बंदों में ठीक हुआ तो उनके जो पुस्ट्यूल्स है, उनके जो दाने से थे,
उनसे जो उनकी पपड़ी है, जो उनके क्रस्ट है, सूखे हुए जो क्रस्ट निकलते थे, उनको कलेक्ट किया और उनको इनहेल करना शुरू कर दिया नॉस्ट्रिल में। और उन्होंने पाया कि जो बंदा स्मॉल पॉक्स के जो पुस्ट्यूल्स हैं से निकला जो क्रस्ट है उनको इनहेल करता है, वो उसके बाद उसमें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इवन चाइनीज ने तो एक प्रैक्टिस और शुरू की कि स्किन के अंदर छोटे छोटे कट मारे और उसके अंदर वो जो ड्राइड क्रस्ट है, जो सूखा हुआ जो उसकी पपड़ी सी जो है, उनको उसके अंदर भर दिया और घाव को बंद कर दिया। अगर हम थोड़ा सा ढंग से सोचे तो ये पहली वैक्सीनेशन टेक्निक है और इसे वेरियोलेशन कहा गया, क्योंकि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उसे वेरियोला वायरस कहा जाता है। इस तकनीक को, जो कि एक रफ तकनीक है, ये कोई मतलब वैक्सीन नहीं है, लेकिन वैक्सीन की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम था, इसलिए वेरियोलेशन तकनीक बड़ी प्रचलित थी। उसी दौरान चाइना में चूंकि ब्रिटिश ने पूरे विश्व में राज किया, उस वक्त चाइना के अंदर ही ब्रिटिश की मतलब सत्ता थी। उस दौरान वहां पर ब्रिटिश एम्बेसडर थे और वहां पे एक जगह थी कॉन्स्टेंटिनोपल। वहां पर उस ब्रिटिश एम्बेसडर की वाइफ ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, किसको, वेरियोलेशन को, ठीक है। और जब उसने इस चीज को, वेरियोलेशन को ऑब्जर्व किया, देखा कि यहाँ के लोग इस तरह का काम मतलब वेरियोलेशन करते हैं और अपने बच्चों को और इसको इस तरह से क्रूड तरीके से इम्यूनाइज करते हैं, तो उसने अपने बच्चों को जो जिनके अंदर स्मॉल पॉक्स हो रखा था उनको भी वेरियोलेशन से इम्यून करवाया। और उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे, ये बात है 1718 की, 1780, और उसके दोनों बच्चे हैं वो रिकवर हो गए। यहां से ये नॉलेज, चूंकि वो ब्रिटिश एम्पायर था, उसकी वाइफ के जरिए पहुंचा इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि पूरे विश्व में महामारी थी, तो इंग्लैंड के अंदर एक डॉक्टर थे बड़े फेमस, 90, अब देखिए ये बात है 1798 की, ये इंटरनेट का युग नहीं था कि जो आज हुआ वो तुरंत पहुंच गया। देखिए कितने साल लगे होंगे, 80 साल बाद, मात्र 80 साल बाद, 80 साल बाद एडवर्ड जेनर जो एक इंग्लिश डॉक्टर थे, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, जहां से अभी एक मॉडर्न इम्यूनोलॉजी की शुरुआत होती है। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि कुछ ग्वाले, अब देखिए होता क्या है कि जिस तरह से स्मॉल पॉक्स ह्यूमन में होता है, उसी तरह से काउ पॉक्स भी होता है जानवरों में, ऐसे ही सेम सिम्टम आते हैं। लेकिन काउ पॉक्स एक माइल्ड डिजीज है, होती है और अपने आप ठीक हो जाती है, जबकि स्मॉल पॉक्स बहुत ही फैटल डिजीज है। जैसे कि मैंने बताया 30% फैटेलिटी है इसकी, 30% लोग मर जाते हैं, 10 में से 3 लोग मर जाते हैं। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो ग्वाले हैं और जो उन गायों के संपर्क में है जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ है, सॉरी काउ पॉक्स हुआ है, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स की डिजीज नहीं होती। ये एक ऑब्जर्वेशन था एडवर्ड जेनर, ठीक है। उन्होंने देखा कि मिल्कमेट्स हु एक्सपोज्ड विद काउ वाज इम्यून टू स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये चीज देखिए, उनके घर में जो उनका जो गार्डनर था, उनके 2 बेटे थे जिनका नाम था सरा नेल्मिस और जेम्स फिप्स। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये सोचा कि शायद स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है, स्मॉल पॉक्स का जो पैथोजन है वही, सॉरी जो काउ पॉक्स का जो वैक्सीन है वही स्मॉल पॉक्स का पैथोजन है, और जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया उसको, सॉरी जिसको काउ पॉक्स हो गया उसके अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, जो इनका जो गार्डनर था सारा नेल्मिस और जेम्स फिप्स, ये दोनों इस गार्डनर के बेटे थे, उनके अंदर भी सिम्टम देखे, और एडवर्ड जेनर ने अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए क्या किया, सरा नेल्मिस के जो स्मॉल पॉक्स के जो पुस्ट्यूल थे वहां से लिक्विड निकाला और उसे जेम्स फिप्स के आर्म में डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, बिल्कुल आइडिया टेस्ट किया। तो जेनर टेस्टेड द काउ पॉक्स पुस्ट्यूल लिक्विड इन 8-year boy who was infected with smallpox। तो दोनों को स्मॉल पॉक्स हुआ था, सारा नेल्मिस से निकाला काउ पॉक्स का लिक्विड और जेम्स फिप्स में इंट्रोड्यूस कर दिया, और देखा कि कुछ दिनों में जेम्स फिप्स जिसके अंदर काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स हो रखा था वो ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने और कई बार वेरियोला वायरस को जेम्स फिप्स में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, वेरियोला वायरस को इंजेक्ट किया जेम्स फिप्स में, लेकिन हर बार उसने ये पाया कि इसके अंदर जेम्स फिप्स में, जो कि सरा नेल्मिस से जो लिक्विड लिया गया था उसे इंजेक्ट होने से किया गया, उसके अंदर वो रोग नहीं होगा। तो वो जो आइडिया था इसका जेनर का, कि अगर किसी तरह से स्मॉल पॉक्स का एक्सपोजर अगर
स्मॉल पॉक्स के एक्सपोजर से अगर बचना है तो उस बंदे को पहले से ही काउ पॉक्स से एक्सपोज कर दो, या फिर स्मॉल पॉक्स का जो लिक्विड है वो दूसरे बंदे के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट कर सकता है। ये आइडिया उनका सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, ये शुरुआत थी वैक्सीन की। हम आजकल वैक्सीन में क्या करते हैं, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन में ये है कि वो सेम पैथोजन जब हम कमजोर करके उसको या फिर एटीन्यूएट करके जब हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल में इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन ये पहला अटेम्प्ट था एडवर्ड जेनर का। ठीक है, और हम वैक्सीन को वैक्सीन इसीलिए कहते हैं बिकॉज बाद में इसका नाम रखा हालांकि इसके बाद में भी अपन आगे बात करेंगे, बिकॉज ये सारी चीज काउ से निकली, काउ पॉक्स से निकली। तो काउ को वहां की भाषा में बोलते हैं वैका, और चूंकि काउ से हुआ इसलिए इस स्टोरी को रिलेट करने के लिए इसका नाम रखा गया वैक्सीन, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वैका। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब हम बात करते हैं लुईस पास्चर के एक बहुत लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट के बारे में जहां से मॉडर्न वैक्सीनेशन टेक्निक्स की शुरुआत हुई। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं लुईस पास्चर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और उनका इम्यूनोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन लुईस पास्चर ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें चूंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जितने भी रोग होते हैं वो दैवीय कारणों से होते हैं, बिकॉज यूरोप दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा अंधविश्वासी देश रहे हैं उनमें से एक यूरोप रहा है, और यूरोप के इस अंधविश्वास की वजह से लोग हैं वो बहुत मरे हैं। लुईस पास्चर ने सबसे पहली बार ये क्लेम किया कि डिजीजेस हैं वो ईश्वर के प्रकोप के कारण नहीं जबकि पैथोजन से होती है। और इसी आइडिया के चलते उन्होंने मुर्गियों में एक रोग फैलता था जिसका नाम था फॉल कॉलेरा। फॉल कॉलेरा और फॉल कॉलेरा बिकॉज वो इस आइडिया पे काम करते थे कि इसका पैथोजन कौन है, तो उन्होंने फॉल कॉलेरा से कुछ बैक्टीरियाज को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद में उन्होंने सक्सेसफुली उस कॉलरा का जो बैक्टीरिया है उसको कल्चर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने आर्टिफिशियली पेट्री डिश में उनको कल्चर किया और उसको प्योर फॉर्म में प्राप्त किया। अब उनकी जो थिंकिंग थी वो टेस्ट करना चाहते थे कि ये जो मैंने बैक्टीरिया जो एक इन्फेक्टेड जो फॉल कॉलरा से इन्फेक्टेड जो चिकन है उससे आइसोलेट किया है, क्या ये सेम डिजीज दूसरे जो हेल्दी चिकन है उसमें कर पाती है। तो उन्होंने इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए क्या किया, उन्होंने जो ये कल्चर्ड बैक्टीरिया था जो पेट्री प्लेट में, उस कल्चर बैक्टीरिया को हेल्दी चिकन्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हेल्दी चिकन लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, उनमें उनको इंजेक्ट कर दिया और क्या देखा कि उनमें कॉलरा हुआ और उसकी डेथ हो गई, मर गई। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो कॉलरा वो जो कल्चर था ये जो पड़ा था, इतने में थोड़े दिन बाद में यूरोप में भी कोई बर्फ पड़ती है तो बर्फबारी हुई और बर्फबारी में विंटर ब्रेक हो गया, और इस विंटर ब्रेक में ये जो कल्चर उन्होंने आइसोलेट किया था वो पड़ा रहा। और विंटर ब्रेक के बाद जब वो लैब में आए तो जो सेम कल्चर था उन्होंने उसी सेम कल्चर का क्या किया, विंटर ब्रेक खत्म हुआ और आफ्टर वेकेशन उन्होंने सेम ओल्ड कल्चर को कुछ चिकन्स के अंदर इंजेक्ट किया, वापस से एक बार वापस ट्राई किया। लेकिन उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि इस बार चिकन मरे नहीं, वो सिक हुए, बीमार पड़े, लेकिन थोड़े दिनों बाद ठीक हो गए। पास्चर बड़े सरप्राइज हुए कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन जैसे ही पास्चर उन्होंने वापस इस एक्सपेरिमेंट को करने का सोचा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पुराने कल्चर से, ओल्ड कल्चर से नया कल्चर बनाया। उन्होंने सोचा कि ये शायद कल्चर, उनकी जो थॉट थी कि ये कल्चर शायद पुराना हो गया और इसमें वो रोग कारक क्षमता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक नया कल्चर बनाया और नया कल्चर से उन्होंने नए चिकन्स को इन्फेक्ट करने की सोची। उन्होंने सोचा कि वो एक्सपेरिमेंट में वापस दोहराता हूं, लेकिन चूंकि विंटर वेकेशन हुआ ही था, नए चिकन्स की जो सप्लाई थी वो शॉर्ट थी, इसलिए उन्हें नए चिकन्स नहीं मिल पाए। अब चूंकि नया कल्चर तैयार था तो उन्होंने मजबूरी में जो ओल्ड, जिसको ओल्ड कल्चर से जिन्होंने पहले से एक्सपोज किया था, चिकन्स कौन से, जो सिक तो हुए लेकिन डेथ इनकी नहीं हुई, कौन से चिकन, जो पहले किए थे। तो मजबूरी में नए मिले नहीं, उन्होंने मजबूरी में चूंकि नया कल्चर डाला था उन्होंने इनमें इंजेक्ट किया, इनमें जिनमें पहले से ओल्ड कल्चर इंजेक्ट कर चुके थे, और ओल्ड कल्चर के इंजेक्ट करने से वो बीमार तो पड़े लेकिन मरे नहीं। ठीक है, तो मजबूरी में इस नए कल्चर को उन्होंने इसमें इंजेक्ट किया। इसका जो रिजल्ट देख के पास्चर बहुत सरप्राइज हुए, इनको कोई भी डिजीज नहीं होगी, नो कॉलरा।
उनको कोई भी डिजीज नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कई बार किया और उन्होंने सेम रिजल्ट प्राप्त किया। तो फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि शायद इस ओल्ड कल्चर जो कि पुराने हो चुके हैं, ओल्ड जो कल्चर है पुराना होने की वजह से इन बैक्टीरिया के अंदर जो उनकी रोगकारक क्षमता है उनमें कमजोरी आई, वो कमजोर पड़ गए, वो इन्हें हम एटीन्यूएट भी बोलते हैं। ये एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया यानी जो कमजोर बैक्टीरिया या फिर कम घातक बैक्टीरिया जो कि ओल्ड होने से हुए, पुराने होने से हुए, इसको जब एक हेल्दी चिकन में इंजेक्ट कराया तो इससे इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई और इस इम्यूनिटी की वजह से नया कल्चर इंजेक्ट कराने के बाद यानी नए हेल्दी बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक है और फैटल है, खतरनाक है, तो भी उनके अंदर कोई डिजीज नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने इस टेक्निक को नाम दिया एटीन्यूएशन, जिसमें हम बैक्टीरिया को किसी न किसी तरह से कल्चर को होल्ड करके और उसको एटीन्यूएट कर सकते हैं, यानी उसको कम घातक बना सकते हैं, इसकी रोगकारक क्षमता को कम कर सकते हैं। और इस एटीन्यूएटेड स्ट्रेन जो होती है, जो किसी बैक्टीरिया की एटीन्यूएटेड स्ट्रेन है, जो कम घातक स्ट्रेन है, उसको जेनर के काम के सम्मान में, बिकॉज उन्होंने पढ़ रखा था कि जेनर ने इस तरह से काम किया, उन्होंने नाम दिया वैक्सीन, जैसा कि मैंने पहले बताया, टू ऑनर काउज कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वैक्का मीन्स काउ। इंटरेस्टिंग है। एटीन्यूएशन की जो तकनीक है उसको पास्चर ने और भी रोगों पर अप्लाई किया और इसी सीरीज में पास्चर ने इसका जो एप्लीकेशन है वो शीप्स के अंदर, भेड़ों के अंदर होने वाले बहुत ही फैटल जो डिजीज है एंथ्रेक्स, जिसको मुंह पका कहते हैं, उसके अंदर भी अप्लाई किया। देखिए एटीन्यूएटेड का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कम घातक हैं यानी जो वीक पड़ गए, जो ओल्ड हैं, जो बूढ़े हो गए, इस वजह से उनकी जो विरुलेंस है, जो घातकता है, वो क्या हो गई, कम हो गई। तो एटीन्यूएटेड मींस वीकेंड, जो वीक हो चुके हैं। तो उन्होंने 1881 में बेसिलस एंथ्रेसिस जो बैक्टीरिया है, जो कि एंथ्रेक्स रोग का मुख्य कारक है, उन्होंने उसे थोड़ा सा हीट करके वीक किया। देखिए पास्चर ने एटीन्यूएशन के बहुत सारे तरीकों पे काम किया, कुछ केमिकल्स के जरिए, कुछ हीट के जरिए, कुछ किसी और जैसे कल्चर को ओल्ड ग्रो करके, पुराना बना करके, तो बहुत सारे तरीके उन्होंने बनाए। इसी श्रृंखला में उन्होंने बेसिलस एंथ्रेसिस पर हीट एटीन्यूएशन ट्राई किया, यानी अगर उनको थोड़ा सा बॉइल कर ले तो उनको लगता था कि थोड़े वीक हो जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में क्या किया, हीट एटीन्यूएटेड बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया लिए और उन्होंने शीप के अंदर इंजेक्ट किया, हेल्दी शीप के अंदर। ठीक है, और जैसा कि वो सोच रहे थे इस शीप के अंदर बेसिक एंथ्रेक्स रोग है वो नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, यानी क्या हो गया, एक तरह से एक्सपोज हो गई, एक तरह से हम कह सकते हैं वैक्सीनेटेड शीप हो गई। उन्होंने फिर एक दूसरा हेल्दी कल्चर लिया जिसके अंदर फ्रेश बैक्टीरिया थे जिनको एटीन्यूएट नहीं किया, यानी वो विरुलेंट थे, बहुत घातक थे। उन्होंने इस घातक बैक्टीरिया को दो एक्सपेरिमेंट के जरिए एक वैक्सीनेटेड शीप में इंजेक्ट किया, बिकॉज यहाँ पे स्टार लगा हुआ, और दूसरी तरफ नॉन वैक्सीनेटेड शीप में किया। और जैसा कि वो सोच रहे थे, वैक्सीनेटेड शीप में बिकॉज पहले से हीट एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया हम डाल चुके हैं, ये जिंदा नहीं, लेकिन जो नॉन वैक्सीनेटेड शीप थी मर गई। तो यहाँ पे ये आइडिया फिर उनको सफलता प्राप्त हुई। ये बात है 1881 की। इसी तरह से पास्चर अपना काम करते गए और उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन को भी बनाया, और यहां से एक्चुअली यहीं से इम्यूनोलॉजी फील्ड की प्रोफाउंड शुरुआत यहीं से हुई। 1885 में उनके संपर्क में एक बच्चा आया जिसको एक पागल कुत्ते ने कई बार काट लिया और वो रेबीज रोग से ग्रसित था। तो उन्होंने किसी तरह से रेबीज के जो वायरस है उनको भी एटीन्यूएट किया, और इसी फंडामेंटल के थ्रू एटीन्यूएटेड जो रेबीज वायरसेस का जो घोल था, उन्होंने पहली बार एक यंग लड़का जो 10-12 साल का था, जोसेफ मिस्टर, उसको लगाया, उसको इंजेक्ट किया। और जैसा कि उनको बाकी एक्सपेरिमेंट्स में सफलता हासिल हुई, इनके अंदर भी यानी जोसेफ मिस्टर भी इस जो रेबीज रोग है उससे वो बच गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बाद में जो पास्चर इंस्टीट्यूट था उसका कस्टोडियन भी जोसेफ मिस्टर ताउम्र रहा। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा जो नॉलेज था वो इम्यूनोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। मैंने कोशिश की कि किस तरह से इम्यूनोलॉजी शुरुआत हुई, किस तरह के एक्सपेरिमेंट से इनको शुरुआत हुई। तो आशा है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के डिस्कशन के बाद आपको इम्यूनोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा और आपको थोड़ी फंडामेंटल जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।